आई होप कि अब आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है। तो एक Yes. बहुत ही डिजाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बहुत ही डिजाइन वे में जो तुम्हारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है उसे बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पूरे दर्शन की शुरुआत में अगर किसी दार्शनिक को थोड़ा सा पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो है सुकरात। ठीक है। इनके बारे में शायद आप लोगों ने थोड़ा सा सुना भी होगा, सुकरात के बारे में। तो सुकरात को इसलिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे क्योंकि इनके बाद हम प्लेटो को डिस्कस करेंगे, और जो प्लेटो है वो डिसाइपल है, वो स्टूडेंट है, या फिर कह लो कि वो छात्र थे किसके, सुकरात के। सुकरात के स्टूडेंट एक तरह से आप कह सकते हो प्लेटो को। तो प्लेटो का जो भी आइडियोलॉजी है या फिर प्लेटो ने जो भी बुक लिखे उसमें कहीं ना कहीं जो सुकरात की आइडियोलॉजी थी, सुकरात के विचार थे, उन सबसे प्रेरित होके कहीं ना कहीं प्लेटो ने अपनी चीजें दी। ठीक है। तो सुकरात के जो भी विचार थे उन सबसे प्रेरित होकर प्लेटो ने अपनी रचनाएं या फिर जो भी उनके वर्क थे उन्हीं से प्रेरित है। जब हम प्लेटो का जो पद्धति है या फिर जो कार्य प्रणाली है उसे समझेंगे तो कहीं ना कहीं सुकरात के साथ एक समानता देखने को मिलेगी। वो कैसे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। जो सुकरात थे वो नॉलेज तक पहुंचने के लिए, किसी किसी ज्ञान तक पहुंचने के लिए, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जिस पद्धति का यूज करते थे वो पद्धति थी द्वंदात्मक। द्वंदात्मक पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको किसी भी विषय पे एक्स वाई जेड किसी भी मुद्दे पे बात करनी है, जैसे आपको न्याय पर बात करनी है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे थ्रू डायलॉग, है ना, चर्चा के थ्रू किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, है ना। इसलिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायलैक्टिकल मेथड, है ना, कि किसी किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं, डायलॉग के थ्रू पहुंच रहे हैं, चर्चा के थ्रू, संवाद के थ्रू हम किसी मुद्दे पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो संवाद वाला मेथड है वो प्लेटो अडॉप्ट करते हैं ना। ये जैसे सुकरात के बारे में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं, तो सुकरात क्या काम करते थे, एथेंस में जो उस समय के जितने भी, प्लेटो एथेंस में हुए ये आप लोगों को पता होगा। एथेंस जो प्लेटो का पूरा जन्म स्थान है वो है, और अगर मैं इनके टाइम ऑफ पीरियड की बात करूं तो 428 बीसी ये है, ईसा पूर्व से बोल सकते हो तुम, 428 बीसी। ठीक है। तो इसमें प्लेटो लिख रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। तो जो प्लेटो से पहले सुकरात का मेथड था वो द्वंदात्मक मेथड था। इसमें वो क्या काम करते थे, जैसे अभी मैंने बताया न्याय पर अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम 3-4 लोगों से मिलोगे, है ना। इसमें कोई कॉपी, कोई पेन, किसी चीज की जरूरत उन्हें नहीं होती थी, किसी बुक की, किसी रिसर्च आर्टिकल की जरूरत उन्हें नहीं होती थी। जस्ट वो क्या काम करते थे, लोगों से मिलते थे। लोगों से मिलने के बाद उनके पर्सनल ओपिनियन वो जानते थे। जैसे कोई कोई जैसे अभी किसी भी, कभी जैसे ये एक्स इस बंदे का नाम है, इससे मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग न्याय क्या है, तो इसके जो भी पर्सनल ओपिनियन होंगे ये उन्हें व्यक्त करेगा। मैं इसके पर्सनल ओपिनियन सुनने के बाद फिर काउंटर क्वेश्चन करूंगा कि अगर तुम न्याय को ऐसा समझते हो तो फिर इस स्थिति में न्याय क्या होगा। जैसे मान लीजिएगा इसने रिप्लाई दिया कि जो न्याय है, न्याय का मतलब यह है कि तुम अच्छों के साथ अच्छा करो और बुरे के साथ बुरा करो। इसने मुझे ये रिप्लाई दिया, तो अब मैं इसे फिर से काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा कि ठीक है, अगर न्याय का मतलब अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा करना है, तो तुम ये बताओ इस समाज में अच्छा और बुरा पहचानने का क्राइटेरिया क्या होगा। फिर ये जो एक्स बंदा है फिर कोई मुझे रिप्लाई देगा, मैं अगर सेटिस्फाई हो जाता हूं तो ठीक है, वरना फिर मैं इसे फिर क्वेश्चन करूंगा। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है इसे बोलते हैं द्वंदात्मक पद्धति, है ना। संवाद के थ्रू जब हम किसी नॉलेज तक पहुंचते हैं, तो ये छोटा सा मेथड मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, क्योंकि आप जब प्लेटो पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। ये आप लोगों को समझ में आया? अनम्यूट करके बोल सकते हो आप। Yes. ठीक है, दूसरे लोग भी बोल सकते हैं, मतलब इफ दे आर कंफर्टेबल। यस सर। ठीक है ठीक है, द्वंदात्मक के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है। जो प्लेटो का सबसे मेन बुक बताइएगा, अनम्यूट करके बोलिए, सबसे मेन बुक कौन सा है प्लेटो का? रिपब्लिक। रिपब्लिक, ओके फाइन। ठीक है। तो एक ये हमने मेथड पढ़ा थोड़ा सा, इसके बारे में एक और देखते हैं उनकी कार्य प्रणाली क्या थी। ये जो अभी मैं कार्य प्रणाली यहाँ डिस्कस करूंगा, ये चाहे तो आप फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ें, है ना, या फिर पॉलिटिकल थियरी पढ़े, है ना, और फिर ये अभी हम इसमें प्लेटो में तो पढ़ेंगे, उन सब में ये काम आएगा। जो इनके कार्य प्रणाली थी उसे बोलते हैं हम
इंग्लिश में डिडक्टिव बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं निगमनात्मक विधि। एक बार मैं इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लूं, ठीक बोल रहा हूँ या नहीं, इसके बारे में हम जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, निगम, हाँ बोलिए, निगमनात्मक, यही है ना? ठीक है, ये हिंदी के हाँ, ठीक है, निगमनात्मक विधि। इसमें क्या होता है ना, अभी ये देखिएगा, जैसे अभी मान लो आपको किसी भी चीज पे कुछ फाइंडिंग्स करनी है ना, फाइंडिंग्स इन द सेंस कि आपको कुछ रिसर्च करना है ना, रिसर्च या फिर कुछ जैसे रिसर्च कह लीजिए, कुछ भी आपको पता करना है। जैसे मान लीजिए आपको न्याय का पता करना है ना, या न्याय का पता करने के दो तरीके तुम्हारे पास हो सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से? दो मेथड तुम्हारे पास हो सकते हैं ना, एक को बोलते हैं हम आगात्मक और दूसरे को बोलते हैं निगमनात्मक, है ना, निगमनात्मक, जो भी ये है। अरे यार, बाद में लेट ज्वाइन करते हैं फिर क्लास में। ठीक है, तो दो मेथड हमारे पास है किसी चीज को जानने के लिए। एक हमारे पास है निगमनात्मक और दूसरा हमारे पास है ये आगमन विधि से बेसिकली बोलते हैं ना, आगमन विधि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, है ना। और दूसरा ये जो लिखा है, ये दूसरा बेसिकली है। ठीक है, ये तो नाम हो गया। अब इनके अंदर हम करते क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, अरे यार, इनके अंदर हम करते क्या है वो थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिएगा कि मुझे, जैसे प्लेटो की मैं बात करूं, प्लेटो का जो थियरी है जस्टिस का, उसमें उसने क्या काम किया, जो उसका न्याय का विचार है उसमें उसने क्या काम किया, उसने खुद से एक विचार बनाया, है ना। उसने खुद से एक हाइपोथेसिस बनाया, एक अंजप्शन उसने खुद से बनाया कि जस्टिस का मतलब क्या है, न्याय का मतलब ये है कि न्याय का मतलब है मतलब तीन अलग अलग एलिमेंट का मानव शरीर में होना, वो न्याय है। अभी ये मैं न्याय का थियरी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट तुम्हें मेथड समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। उसने बताया कि न्याय का मतलब क्या है कि तीन एलिमेंट का, तीन तत्वों का मानव शरीर में एक व्यवस्थित क्रम में होना, ये न्याय है ना। और वो बेसिकली कभी हो नहीं पाता, लेकिन वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये उसने बताया, और उसके बाद उसने ये खुद से बताने के बाद ये अप्लाई करने का ट्राई किया इंडिविजुअल्स पे अप्लाई करने का उसने ट्राई किया। ये एक मेथड था, मतलब पहले तुमने खुद बनाया, मतलब तुमने एक जनरल सा स्टेटमेंट खुद बनाया, फिर तुम उसे पर्टिकुलर पे जाके अप्लाई कर रहे हो, है ना, स्पेसिफिक पे जाके अप्लाई कर रहे हो, इंडिविजुअल को पकड़ पकड़ के, है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि, जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि लहसुन खाने से बीपी कम होता है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, तो ये पहले मैंने बोल दिया, फिर मैं इन इंडिविजुअल को जाके इनसे पूछूंगा कि तुम लहसुन का मात्रा बढ़ाओ, फिर मुझे बताना कि तुम्हारा बीपी कम होता है नहीं होता। पहले मैंने वो थियरी दे दिया, अब जस्ट मैं उसे जबरदस्ती अप्लाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। अप्लाई होना हो दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये जो मेथड है, मतलब तुम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ अगर जा रहे हो, है ना, इसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, इसे बोलते हैं निगमनात्मक विधि, है ना। तुम समझ पा रहे हो, निगमनात्मक विधि से बोलते हैं जिसमें तुम क्या काम कर रहे हो, खुद से बना के जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हो ना, सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ तुम जा रहे हो, ये तुम्हारा होगा निगमनात्मक विधि। लेकिन दूसरी तरफ, अगर मैं पहले इन इंडिविजुअल से डाटा इकट्ठा कर लूं, पहले इनसे पर्सनली मिलूं और इनसे पूछूं कि एक काम करना है, तुम एक हफ्ते तक ऐसा करना है कि बिना लहसुन खाए अपना बीपी मेजर करना, दूसरी कंडीशन में ऐसा करना, लहसुन ज्यादा खा के बीपी मेजर करना, फिर उसका रिजल्ट तुम मुझे बताना। ये सिमिलर थिंग मैंने अलग अलग इंडिविजुअल से इस तरह से डाटा कलेक्ट किया, फिर मेरे पास जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बेसिस पे मैंने एक थियरी बनाया। जो भी थ्योरी होगा कि कम होता है नहीं होता, उस रिजल्ट के बेसिस पे मैंने थ्योरी बनाया। तो ये जो प्रोसीजर है, जिसमें तुम स्पेसिफिक इंडिविजुअल से एक जनरल हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हो, एक जनरल थ्योरी की तरफ जा रहे हो, उस मेथड को बोलते हो तुम क्या, आगमन विधि, है ना। तो ये निगमनात्मक और आगमन का सीधा सा मतलब है। अब तुम्हारी अगर ये यहाँ समझ में आ गया, तो चाहे तो फिर तुम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ो, है ना, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ो, वहां सभी जगह ये टर्म्स यूज होंगी, तुमने देखा भी होगा पीवाई क्यू अगर देखे होंगे तो। अभी ये बताओ, ये दो तुम समझ पा रहे हो कि आगमन क्या है और निगमनात्मक क्या है? थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा हुआ होगा, बट बताइए कैसा, समझ में आया नहीं? यस सर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्लियरली आप लोग बोल सकते हैं, मैं थोड़ा और उसका लेवल डाउन करके समझा दूंगा। आगे ना समझ में? जी सर। हाँ, और लोग भी बोल सकते हैं ना, म्यूट करके, अनम्यूट करके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। बेसिकली यहाँ सारे फैक्ट तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, बस ये जो कंसेप्चुअल चीज है वही तो मैं समझा सकता हूँ, है ना। कंसेप्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आगमन और निगमनात्मक दो थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझसे बताइए, प्लेटो ने कौन सा यूज किया था? प्लेटो ने जो है निगमनात्मक।
कौन सा? निगमनात्मक। निगमनात्मक हाँ सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही। निगमनात्मक। हाँ वही वही। तो ये कार्य प्रणाली और पद्धति तुम समझ गए। जो पद्धति थी वो द्वंदात्मक थी। द्वंदात्मक इन द सेंस कि तुम डायलॉग के थ्रू नॉलेज तक पहुंच रहे हो, है ना। अब जी बात सर। करते हैं प्लेटो। हाँ ठीक है ठीक है। तो प्लेटो का जो सबसे फेमस उनका बुक है द रिपब्लिक, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ना। द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं ना। तो पहले तो ये समझिएगा कि इस बुक का ब्रॉड थीम क्या है, मतलब किस चीज को डिस्कवर करने के बारे में या किस चीज को डिस्कस करने के बारे में ये बुक लिखा गया है ना। तो पहली बात, बस दो चीजों को इम्पोर्टेंट, मतलब दो चीजों को ध्यान में रखिए। आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल गए जो मतलब सर ने इसके बनाए हैं, वो आपको मिला कुछ ऐसा नोट्स वगैरह? नहीं सर। आप बात कर लीजिएगा सर से, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब मैं बहुत ऐसा ब्रॉडली एक डिस्कस कर रहा हूँ, बट उसमें थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो द रिपब्लिक है उसमें वो मेनली दो चीजों को डिस्कस करता है। पहली चीज क्या, कि राज्य में न्याय क्या है या एक आदर्श राज्य कैसा हो, है ना। तो वो ये बात को डिस्कस करेगा कि राज्य में न्याय क्या है ना, और एक आदर्श राज्य कैसा हो, एक बात। दूसरी बात, एक न्याय संगत व्यक्ति क्या है। दूसरी बात, एक न्याय संगत व्यक्ति क्या है। ठीक है। तो बेसिकली तुम ध्यान से देखोगे तो वो केवल इसमें न्याय की ही बात कर रहा है ना, न्याय की ही बात कर रहा है ना। एक न्याय संगत व्यक्ति और न्याय संगत राज्य, है ना। तो वो बेसिकली न्याय की ही बात कर रहा है, एक बार इंडिविजुअल लेवल पे और एक बार स्टेट के लेवल पे। समझ पा रहे हो उस चीज को, कि वो केवल न्याय की बात कर रहा है। एक बार देखेगा कि मतलब न्यायपूर्ण राज्य क्या है और न्यायपूर्ण न्याय संगत व्यक्ति क्या है। एक बार वो न्याय को ये देखने का ट्राई करेगा कि न्याय व्यक्ति के लेवल पे क्या है और पूरे राज्य के लेवल पे न्याय क्या है ना। और फिर ये डिस्कस करेगा कि एक आदर्श राज्य कैसा हो, आइडियल स्टेट कैसा हो, है ना। आइडियल स्टेट, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है ना, कि आइडियल स्टेट किससे संबंधित है, आदर्श राज्य का सिद्धांत किससे संबंधित है ना। तो प्लेटो से एसोसिएटेड है। कई बार ऐसे में पूछा जाता है कि जो रिपब्लिक है वो किस चीज पे, मतलब उसके उसमें वो किस चीज का डिस्कशन उसमें बेसिकली किया गया है, किस चीज के बारे में वो, है ना। तो तुम ये बता सकते हो कि इन इन चीजों के बारे में उसमें थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी। ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा सा उसका जो मेथड है उसके बारे में, थोड़ा सा मेथड इन द सेंस कि उसने जो थ्योरी दी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म उससे एसोसिएटेड है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, रूप का सिद्धांत। ठीक है, मैं देखता हूँ स्वरूप का सिद्धांत। किसका? स्वरूप का सिद्धांत। स्वरूप का सिद्धांत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है। तो जो प्लेटो, देखिएगा अभी थोड़ा सा समझिएगा यहाँ, अगर मैं एक दो टर्म, अगर मैं मतलब थोड़ा सा मेरे लेवल पे चीजों को समझिएगा, कि यहाँ अभी पूरा जेएनयू में आके पूरा सब कुछ, मतलब ऐसा हिंदी में कोई अगर एक दो टर्म में अगर दिक्कत हो रहा है तो उसे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। ठीक है। मतलब कंसेप्ट के लेवल पे मैं पूरा अपनी तरफ से ट्राई करूंगा, है ना। तो जो प्लेटो, ये जो अभी इन्होंने बताया थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात करता है ना, जिसे स्वरूप का सिद्धांत ये बोल रहे हैं सर। एक बार और बोलिए, अनम्यूट अनम्यूट करके आप, क्या है वो? स्वरूप का सिद्धांत। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा करते हैं ना। ठीक है। तो इसमें वो क्या समझाने का प्रयास करते हैं, ये सही लिखा ना? शक्तियों का स्वरूप। क्या बोल रहे हो आप? शक्तियों के स्वरूप का सिद्धांत वो बोल रहा है। नहीं 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 नहीं, वो बेसिकली यही है, वो बेसिकली रूपों या विचारों का सिद्धांत है। जी सर जी। हाँ वो यही है बेसिकली, विचारों का सिद्धांत। ये हिंदी में यार अच्छा है। ठीक है। रूपों या विचारों का सिद्धांत, इसमें वो क्या बताने का ट्राई कर रहा है, देखिए समझिएगा अभी थोड़ा सा। वो ये बोल रहा है कि
अभी एक संसार ये है जिसे तुम देख रहे हो, इसे बोलेगा वो वास्तविक संसार, है ना, वास्तविक चीजें, वास्तविक संसार। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, इस रूप के सिद्धांत को क्यों दे रहा है, वो थोड़ा सा समझिएगा। उसी के समय पे एक विचारक था जिसका नाम था हेरक हेरक अरे यार ये प्रोनाउंसिएशन मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझिएगा। हेरक हेरक्लीटस, हेरक्लीटस ये वो विचारक था। इस हेरेक्लिटस। हाँ, हेरक्लीटस, इसने बोला कि जो संसार है उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर, परिवर्तन संसार का नियम है। इसने ये बोल दिया, उसने बोला जितनी चीजों को तुम देख रहे हो वो सभी परिवर्तित होंगी, उसमें से कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। ये बात इसने करी, हेरक्लीटस ने करी। इसी से इन्फ्लुएंस होके अब प्लेटो इस बात को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि अगर कुछ सच में ऐसा है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है तो वो क्या है ना। मतलब इसने तो सिंपल सा बोल दिया कि ये जो चीजें तुम्हें दिख रही है ये वास्तविक नहीं है, इसमें से वास्तविक कुछ नहीं है। ये सब चीजें जो तुम्हें दिख रही है, जो इस संसार में तुम देख रहे हो, है ना, ये कुर्सी, ये मेज, ये टेबल, चेयर, कुछ भी ऐसा वास्तविक नहीं है ना। तो अब जो प्लेटो है वो इस बात को फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा कि एक्चुअल में क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है, क्या चीज परमानेंट है और कौन सी चीज परमानेंट नहीं है। इस बात को फाइंड आउट करेगा वो अपनी इस थ्योरी में, रूपों या विचारों का सिद्धांत। ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी वो क्या बोलेगा कि दो तरह की चीजें हैं, समझिएगा। देखिए, एक जो वास्तविक है और दूसरी जो विचार है। विचार कह लीजिए, आइडियाज कह लीजिए, इतना तो ठीक है चलेगा, विचार या आइडियाज कह लीजिए, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो वास्तविक संसार है वो अधूरा है और इम्परफेक्ट है और इनकम्प्लीट है। जो ये विचार और आइडियाज है उसी का एक कॉपी और फोटोकॉपी ये वास्तविक संसार है। समझिएगा कि एक्चुअल में अगर मैं जैसे भी एक पेन का यूज कर रहा हूं तो वो जो पेन है वो एक्चुअल में जस्ट एक तुम्हारे सामने एक फोटोकॉपी है, लेकिन उस पेन होने का जो एक्चुअल में आइडिया है वो परमानेंट है ना। जैसे मान लो मैंने तुमसे नॉर्मली पूछा, देख अभी ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा समझिएगा कि अभी थोड़ा सा ये बातें ऐसी होंगी जो इसका जब रूपों या विचारों का सिद्धांत करते कि वो बातें बहुत ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट हैं। अब्स्ट्रैक्ट इन द सेंस कि तुम ऐसे नॉर्मल डेली लाइफ में इन सब चीजों को नहीं देखते, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बट जहां तक ये समझ में आ रहा है ठीक है, उससे ज्यादा डीप में जाके तुमसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल समझिएगा ना। जैसे एक बात यहाँ निकल के आई कि आइडियलिस्ट थिंकर प्लेटो है ना, आदर्शवादी विचारक है ना। तो ये कहीं को नोट डाउन कर लीजिएगा। आदर्शवादी क्यों है, क्योंकि सारी बातें आदर्शवादी करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिएगा मैं, ये पेन है मेरे हाथ में ना, मैंने तुमसे पूछा कि अब पेन दिखाते हो, मैंने तुम्हारी तरफ को इशारा करके पूछा ये क्या है, तुमने बोला ये पेन है। और मैंने पूछा कि पेन क्यों है, तो तुमने बोला ये लिखने का काम करता है। मैं फिर अपने हाथ में मार्कर लेके आया, मैंने बोला लिखने का काम तो ये भी करता है, ये पेन क्यों नहीं है। तो फिर तुमने फिर से अपनी थ्योरी चेंज की, तुमने बोला कि लिखने का काम करेगा और थोड़ा बारीक होगा, आगे से नुकीला होगा, है ना। तो ये जो सब चीजें तुम मुझे बता रहे हो कि आगे से नुकीला होगा, है ना, और बारीक होगा, लिखने का काम करेगा, कॉपी पे लिखेगा, वो सब क्या है, वो बेसिकली आइडियाज हैं। और जो मेरे हाथ में पेन है वो उसका एक वास्तविक रूप है। ये जो वास्तविक रूप है ये बदल सकता है ना, लेकिन जो विचार और आइडियाज है वो परमानेंट है ना। और प्लेटो के अकॉर्डिंग इस विचारों को जो जानने का प्रोसेस है ना, वो क्या है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है ना। वो बोलता है अपने शब्दों में कि नॉलेज लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द विजिबल वर्ल्ड, मतलब ज्ञान इस बात में निहित है तुम इन विचारों को कैसे जानते हो। तो ये वास्तविक संसार विचारों के आइडियाज की थोड़ा सा बात करता है प्लेटो अपनी सिद्धांत में। ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, आई होप। बताइएगा नहीं समझ में आ रहा तो ये थोड़ा, मतलब तुम समझ रहे हो कि बहुत डेली लाइफ से अलग हटके थोड़ी चीजें हैं, अब्स्ट्रैक्ट थोड़ी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे समझने में प्रॉब्लम करता है। बट परेशान नहीं होना, ये तुम्हारे नोट्स में सब कुछ है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। देखिएगा, अभी अभी तुम लोग समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी थोड़ा सा एक इमेज के थ्रू तुम्हें वो करता हूँ, ठीक है, ये समझिए। ठीक है, ये कोई बताइए क्या है ये प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव है, जिसे वो बोलता। हाँ वही वही एग्जैक्टली, ये एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि गुफा का जो नियम है वो, सॉरी, हाँ, और एलिगरी ऑफ केव है वो किससे एसोसिएटेड है। गुफा का मिथक इसे बेसिकली बोलते हैं ना। गुफा, एक मैं इसे छोटा कर लूं थोड़ा सा, गुफा का मिथक इसे बोलते हैं ना। एलिगरी ऑफ केव इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, तो अब यहाँ से तुम्हें वो थ्योरी ऑफ फॉर्म समझ में आएगा। देखिए समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि ये जो है ना, ये हम लोग बैठे हैं,
हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, और हम इन सब चीजों को देख रहे हैं ना, ये जो चीज जैसे घोड़ा है, ये पक्षी है, इन चीजों को हम देख रहे हैं ना, और हम समझ रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये रियल है, लेकिन एक्चुअल में ये परछाई है, ये फोटोकॉपी है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है, और ये क्या है, ये आइडियाज है, ये आइडियाज है, और ये क्या है, फोटोकॉपी है ना। हम शैडो को जस्ट देख के, परछाई को देख के ये समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल है, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, ये जस्ट फोटोकॉपी है ना। और ये जो आइडियाज है, ठीक है, ये जो विचार हैं इनके द्वारा ये बन रहा है, वो क्या है, थोड़े से ओरिजिनल है ना। अब तुम समझोगे कि ये पूरी इमेजेस तुम्हें दिखाई जा रही हैं, जैसे तो ये क्या है एक्चुअल में, ये कुछ स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग इन द सेंस कि कुछ कहानियां हैं जो तुम्हें सुनाई जा रही हैं। ये इन्हें प्लेटो इनके लिए यूज करता है कि ये मिथ मेकर हैं, कहानी बनाने वाले लोग हैं। ये समाज में कोई भी हो सकता है, किसी धर्म के लोग हो सकते हैं, किसी समुदाय के लोग हो सकते हैं। वो तुम्हें ये बताएंगे, जैसे तुम उनसे पूछोगे कि न्याय क्या है, तो वो बताएंगे कि न्याय का मतलब है तुम बस राज्य राजा की आज्ञा का पालन करो, उससे हटके कुछ नहीं है। वो ऐसा अपने इंटरेस्ट के लिए तुम्हें बताएंगे, है ना। तो वो क्या काम करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे। जो वो स्टोरी टेलिंग करेंगे उन्हें तुम सच समझने का प्रयास करोगे, लेकिन एक्चुअल में वो सच है नहीं। इस पूरी प्रोसेस को, कि तुम एक्चुअल में इस पूरे मतलब इस पूरी फोटोकॉपी से हटके तुम पूरा ज्ञान बाहर जाके देख सको, उसे वो बोलता है कि यही पूरा जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है ना, ज्ञान का रास्ता पूरा यही है। वो इसको समझाने का ट्राई करेगा, है ना। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे सुकरात का हम थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल लेते हैं। जो सुकरात था, सुकरात कौन था, प्लेटो का गुरु। उसने क्या काम किया, उसने कुछ इस तरह के आइडियाज और विचार दिए जो उस समय के समाज को स्वीकार नहीं थे। उस समय के जो ये स्टोरी बनाने वाले लोग थे, उस समय के जो ये मिथ मेकर थे, इन्हें वो ऐसे विचार स्वीकार नहीं थे जो सुकरात ने दिए, है ना। इसलिए इन्होंने क्या काम किया, उसके साथ उसे मरवा दिया, है ना। इस पूरी प्रोसेस को वो कैसे समझाएगा, अभी थोड़ा सा समझिएगा। अभी ये बताइए, जो बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसा वेग और ऐसा लग रहा है, या फिर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है थोड़ा बहुत। तुम अभी देखो, ये चीजें बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है ना। तो पहली बार में तुम्हें ये सुन के बहुत अजीब लग रहा हो कि गुफा का मिथक क्या है, ये सब चीजें क्या है। बट धीरे धीरे तुम फ्रैंकली हो जाओगे, फ्रेंडली इन चीजों से हो जाओगे। एक बार तुम अभी सुनोगे, फिर नोट्स में देखोगे, फिर एमसीक्यू में देखोगे। मल्टीपल प्रोसेस है, धीरे धीरे समझोगे, है ना। तो बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी बताइएगा, समझ में आ रहा है ये, थोड़ा बहुत जितना बता रहा हूँ उतना समझ में आ रहा है, बताइए। जी सर। दूसरे लोग भी बोलिए, नहीं आ रहा तो भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। हाँ ठीक है, और भी बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक, जी ठीक है, सर, ठीक। पहले भी पढ़ रखा था ये सब। हाँ हाँ, नहीं कुछ लोग हैं जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का नहीं। ठीक है, ठीक है। तो वो सुकरात के थ्रू से कैसे डिफाइन कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि देखो, समझने का ट्राई करो। कोई एक व्यक्ति है जो ज्ञान के थ्रू इस गुफा से, इन मिथ मेकर से निकल के बाहर आएगा, और एक्चुअल में जो रियलिटीज है उनको देखेगा। ये एक्चुअल में आइडियाज है ना, एक्चुअल में आइडियाज है, और ये मिथ मेकर के द्वारा क्रिएट किया गया था, है ना। तो कोई एक व्यक्ति होगा जो इस गुफा से बाहर निकल के जो एक्चुअल में आइडियाज हैं, जो फोटोकॉपी नहीं है, उन्हें देखेगा अपनी आंखों से, है ना, उन्हें देखेगा, है ना। जैसे सुकरात ने देखा, सुकरात ने इस समाज की जो ऐसी सच्चाई है जो मिथ मेकर के द्वारा क्रिएट की गई है, उनसे ऊपर उठ के देखा। ठीक है, तो वो ये भी थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि सुकरात वो व्यक्ति है जिसने आइडियाज को जाके देखा। फिर वो व्यक्ति क्या काम करेगा, जाके अपने उन केव में जो लोग बैठे हैं उन्हें जाके बताने का ट्राई करेगा कि ये सब जो तुम देख रहे हो ये फोटोकॉपी है, ये सच्चाई नहीं है। ठीक है, ये सब बात जब वो ये जो व्यक्ति है जैसे सुकरात है, इन सब लोगों को वापस जाके बताएगा कि ये जो चीजें हैं, वो जो तुम देख रहे हो एक्चुअल में फोटोकॉपी है, वो सत्य नहीं है। तो इन लोगों से ये सच्चाई हजम नहीं होगी, जो ये व्यक्ति बताने का प्रयास करेगा। और ये लोग क्या काम करेंगे, इस व्यक्ति को मार देंगे जो सच्चाई देख के आया है। इसके थ्रू जो प्लेटो बताना चाह रहा है कि सुकरात के थ्रू क्या हुआ था, और प्लेटो का ये कहना है कि जो एक बार सुकरात के साथ हुआ वो अब मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा, है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं वो इस व्यक्ति की सच्चाई को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा मैं समाज बनाऊंगा, और ऐसे समाज को बोलता है आदर्श राज्य, है ना। आदर्श राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें जो आइडियाज हैं उन्हें स्वीकार किया जा सके, उन्हें धिक्कारा ना जा सके ना। जो आइडियाज की बात करें, उन्हें जहर ना पिलाया जाए। तो वो थ्योरी, ये एलिगरी ऑफ केव के द्वारा, गुफा के मिथक के द्वारा बेसिकली दिखाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों की। जी सर।
हाँ, बोलिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा। देखिए, सुकरात से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं ना, लेकिन अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुफा का मिथक क्या है ना? देखो, बार-बार जब कोई भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, तो एक ही ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, उसका नेचर क्या है। अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो कि गुफा का मिथक क्या है, तुम उसमें बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अगर नहीं जुटा पा रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे कि गुफा का मिथक किससे संबंधित है? ये ना पूछ के तुमसे ये भी पूछ लिया कि गुफा का मिथक एक्चुअल में क्या है? तो जितना तुमने यहाँ सुन लिया और जितना तुम नोट्स में पढ़ लोगे, उसके बेसिस पे तुम क्रैक करके ले जाओगे, है ना? तो ये समझते रहना है बार-बार। तो अभी अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो पूछिए, आई विल सॉल्व दैट। फिर आगे बढ़ें। देखिए, बोलिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी बोलिएगा। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। बोलिए, बोलिए, समझ में नहीं आए? आ रहा है सर, कंटिन्यू। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ें? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं ना कि रिपब्लिक में जो प्लेटो है वो न्याय की बात करता है ना। ये पूरे एक सीक्वेंस हम थोड़ा सा चल रहे हैं। जैसे पहले हमने उसका थोड़ा सा पद्धति वगैरह देख लिया, फिर हमने देखा कि रिपब्लिक में वो किन चीजों की बात करता है, फिर हमने समझा कि निगमनात्मक जो विधि है वो एक्चुअल में क्या है ना, द्वंदात्मक क्या है। फिर उसका जो ये हमने पढ़ा कि जो इसका ये आइडियाज का एक सिद्धांत था वो एक्चुअल में क्या है, वो थोड़ा सा हमने देख लिया। अब हम न्याय की बात करेंगे ना कि न्याय के बारे में वो क्या बोलता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में भी हो सकता है, बट मैं चाहूंगा कि बस थोड़ा सा ब्रॉडली जितना इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाए। ठीक है, अभी थोड़ा सुनिएगा। ठीक है, तो वो दो चीज की बात करेगा ना। एक तो वो बोलेगा कि व्यक्ति के लेवल पे न्याय क्या है, और दूसरा राज्य के लेवल पे न्याय क्या है ना? तो एक बात ध्यान रखना, वो बोलता है कि जो राज्य है ना, वो इस व्यक्ति का ही बड़ा रूप है। राज्य जो है वो इस व्यक्ति का ही बड़ा रूप है। और अगर हम राज्य के लेवल पे चीजों को करना आसान होगा। और राज्य के लेवल पे अगर एक बार हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि न्याय क्या है, तो हम ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति के लेवल पे न्याय क्या होगा ना। प्लेटो ये बात कर रहा है, और कौन सी बुक में बात कर रहा है? बात कर रहा है वो इस चीज की रिपब्लिक में बात कर रहा है ना। तो जो पहली बात तो ये समझिए कि जो रिपब्लिक बुक है वो थोड़ा सा डायलॉग की फॉर्म में है ना। डायलॉग मतलब द्वंदात्मक शैली की वो फॉर्म है ना। वो क्या काम करेगा प्लेटो? प्लेटो उस बुक में दिखाने का ट्राई करेगा कि एक तरफ ये पूरे सुकरात है और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं ना। दूसरे लोग वो जो उस समय की प्रचलित थियरीज थी, है ना। चाहे वो ग्लाउकन का सिद्धांत हो ना, ग्लाउकन ने क्या बोला था न्याय के बारे में, है ना। चाहे वो एडिमेंटिस का सिद्धांत हो, उसने न्याय के बारे में क्या बोला था। उन सबको, उन सबके जो सिद्धांत है उनके बारे में बताएगा, फिर सुकरात के थ्रू उन सबका काउंटर करेगा। ये प्रोसेस रिपब्लिक बुक में अपनाया गया है ना न्याय तक पहुंचने के लिए। वो जस्ट ये एज्यूम करेगा कि एक तरफ सुकरात है और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। दूसरे लोग मतलब जो उस समय की न्याय की प्रचलित थ्योरी थी, है ना। तो वो ये बताएगा, इस फॉर्म में रिपब्लिक लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये अभी हम समझते हैं कि न्याय क्या है। ठीक है, एक मिनट गाइस, इसमें पानी थोड़ा पी लूं, जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो प्लेटो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति में तीन गुण होते हैं ना, तीन गुण होते हैं ना। एक तो या तो रीजन होगा, जैसे बोलते हैं कि बुद्धि उसमें बहुत ज्यादा होगा, बुद्धिमान कोई व्यक्ति होगा। यस। दूसरा, हाँ, 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 बोलिए। इच्छाएं। हाँ, मतलब जिसमें इच्छाएं ज्यादा होंगी वो उत्पादक होगा, है ना। जी। यही लिख सकते हैं ना, वो उत्पादक होगा, है ना। तो ये हमें बेसिकली इच्छा ही लिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति में ये तीन गुण होंगे, है ना। किसी भी व्यक्ति की जो सोल होगी, जो आत्मा होगी, उसमें ये तीन गुण होंगे। या तो उसमें वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, या बहुत ज्यादा साहस उसके अंदर होगा, या बहुत ज्यादा इच्छाएं उसके अंदर होंगी, है ना। बहुत ज्यादा इच्छाएं उसके अंदर होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें ये जो चीजें हैं वो पूरे परफेक्ट ऑर्डर में हो।
है ना? मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें बुद्धि, साहस और एक पूरे मतलब एक व्यवस्थित क्रम में हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना। और वो इस बात को मानता है कि कोई भी व्यक्ति का चरित्र ऐसा नहीं होगा जिसे तुम बदल सको। वो खुद एक्सेप्ट करता है प्लेटो इस बात को कि तुम किसी भी इंडिविजुअल का नेचर परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना? तो अब देखो वो इससे कैसे पूरी एक थ्योरी फॉर्मुलेट करेगा। बोलता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उन्हें तुम बनाओ, एक मिनट यार, जो व्यक्ति बुद्धिमान है उन्हें तुम क्या बनाओ, उन्हें तुम राजा बनाओ, है ना? फिलोसफर किंग की वो बात करता है, दार्शनिक राजा की वो बात करता है ना, कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है समाज में उन्हें तुम राजा बनाओ। जिस व्यक्ति में साहस ज्यादा है उसे तुम सैनिक बनाओ। इसे मैं दूसरे कलर से दिखा सकता हूँ जैसे थोड़ा समझ में आए। उसे तुम राजा बनाओ, और जिसमें साहस ज्यादा है उसे तुम सैनिक बनाओ, है ना? और जो निर्माता और उत्पादक और जिसमें इच्छाएं ज्यादा है वो उत्पादक वर्ग से बेसिकली एसोसिएटेड होगा, वो प्रोड्यूसर्स क्लास में जाएगा, है ना? उत्पादक वर्ग तुम बनाओ, है ना? तो अब क्या होगा, अब तुम्हारे समाज में 3 क्लास बन के आएंगे, है ना? मैं इसे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ये बना देता हूँ, है ना? अब तुम्हारे जो राज्य में 3 क्लास बन के आएंगे ना, एक राजा होगा, है ना? सैनिक होंगे और एक उत्पादक वर्ग होगा। ठीक है? अब वो बोलेगा कि किसी भी राज्य में जो एक बेसिकली एक आदर्श राज्य होगा, उसमें राजा का काम ये होगा, बेसिकली वो दार्शनिक होगा वो, तो उसका काम ये होगा कि वो इन 2 क्लास का ध्यान रखे इन द सेंस कि अपने रीजन से, अपने विवेक से जो जो वो इन लोगों के लिए कर सकता है वो करे। जैसे मान लीजिएगा कोई एक स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है ना, इस स्टेट के साथ किस तरह के संबंध रखने चाहिए, है ना? और मान लीजिएगा युद्ध की अगर स्थिति है तो कौन से निर्णय लेना चाहिए, इस बात का डिसीजन करेगा ये राजा। क्यों ये डिसीजन करेगा? क्योंकि इसके पास विवेक ज्यादा है, इसके पास बुद्धि ज्यादा है, ये नॉलेज को जानता है। जब इस ए स्टेट का बी स्टेट के साथ युद्ध होगा, तो उस युद्ध में जो साहस का कार्य करेंगे, जो लड़ने का काम करेगा, वो ये सैनिक क्लास करेगा। क्यों? क्योंकि इस सैनिक के पास साहस ज्यादा है, इसीलिए ये लड़ने का काम करेगा, ये फील्ड पे जाके लड़ाई करेगा, है ना? क्योंकि किसके पास साहस ज्यादा है ना? और उस पूरी प्रोसेस में जिन भी रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी, जिन भी उत्पादक सामग्री की आवश्यकता होगी, ये उत्पादक वर्ग उन सबकी पूर्ति करेगा, है ना? तो इस तरह से अगर कोई एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो वो राजा है वो इन बाकी 2 वर्गों का ध्यान रखे और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, और जो ये सैनिक है वो इन बाकी 2 वर्गों की नीड जो है और जो आवश्यकता है उन्हें पूरा करे, और जो उत्पादक वर्ग है वो इन 2 वर्गों की इच्छाओं को पूरा करे, तो वो जो राज्य होगा वो एक आदर्श राज्य होगा। ऐसा जो राज्य होगा वो आदर्श राज्य होगा। ठीक है? तो आदर्श राज्य बेसिकली ये होगा। समझ में आ रहा है? तुम समझ पा रहे हो इस चीज को? अनम्यूट करके बोलिए, ये बहुत जरूरी समझना, थोड़ा सा इसे बताइएगा समझ में नहीं आ रहा तो। यस सर। ठीक है, और भी लोग बोलिए, अगर तुम समझ नहीं पा रहे तो इसे बोलिएगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, Yes, हाँ, sir. रिपीट, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि कोई देख, अभी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई एक राज्य होगा तो उसमें जो लोग जो होंगे, उनकी जो सोल होगी, उनकी जो आत्मा होगी, उसमें 3 गुण बेसिकली होंगे ना। या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, जैसे तुम खुद के लेवल पे भी ये एग्जांपल ले सकते हो कि तुम शारीरिक काम करने में ज्यादा अच्छे हो, या तुम रीजन के, बुद्धि के लेवल पे काम करने के लेवल पे तुम ज्यादा अच्छे हो, है ना? तो वो यही बताता है कि जो एक एक समाज में, एक राज्य में जो व्यक्ति होंगे, उस व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण निहित होंगे। या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, या उसके अंदर बहुत ज्यादा साहस होगा, या वो निर्माता मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा उसके अंदर होंगी, है ना? तो जैसे कोई एक ए इंडिविजुअल है, मान लो उसके अंदर बुद्धि अच्छी है, कोई बी इंडिविजुअल है उसके अंदर ये साहस अच्छा है, कोई सी इंडिविजुअल है उसके अंदर इच्छाएं अच्छी है। तो बोलता है कि अब राज्य का ये काम है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है उसे राजा बनाए, जिस व्यक्ति में साहस अधिक है उसे सैनिक बनाए, और जिस व्यक्ति की इच्छाएं ज्यादा है वो अपना जो प्रोड्यूसिंग का काम है ना, जो निर्माण से संबंधित गतिविधियां है वो उन्हें आराम से कर सके। जब एक ऐसा राज्य बन के हमारे सामने आएगा जिसमें जो राजा होगा उसके पास रीजन होगा, उसके पास बुद्धि होगी, जो सैनिक क्लास होगी उसके पास साहस होगा, और जो उत्पादक वर्ग होगा उसके पास इच्छाएं होगी, तो वो जो राज्य होगा वो आदर्श राज्य होगा। अब समझ आया आप लोगों को? ये रिपीट करने को जिसने बोला था, बोलिए अब अनम्यूट करके। अभी भी समझ नहीं आया तो डिस्कस करेंगे, बताइएगा आराम से। कोमल।
बोलो बोलो टको मत बोलो। हाँ बोलिए बोलिए। क्लियर है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखिएगा, राज्य के लेवल पे न्याय क्या है वो आप समझ गए। दूसरा, अब हम समझते हैं कि व्यक्ति के लेवल पे न्याय क्या है ना। अब राज्य के लेवल पे जो न्याय थे वो तो हम समझ गए ना। अब समझते हैं कि किसी व्यक्ति के लेवल पे न्याय क्या होगा। व्यक्ति के लेवल पे या व्यक्ति के स्तर पे न्याय क्या होगा। तो व्यक्ति के स्तर पे न्याय क्या होगा, है ना। तो वो बस इतना बोलते हैं ना कि एक इंडिविजुअल को तुम आइडियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो उसका बेसिकली जो उसका नेचर है ना, तुम उसके नेचर को परिवर्तित नहीं कर सकते। मान लीजिएगा कि अगर किसी व्यक्ति में साहस का गुण ज्यादा है ना, तो तुम उसमें बाकी के जो दो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट बाकी के कौन कौन से हुए, एक तो विवेक का हो और दूसरा जो प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट है, तुम उन सबको इसकी इसकी जो सोल है उसमें नहीं बढ़ा सकते, है ना। मतलब सिंपल ये है कि तुम एक व्यक्ति का जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन तुम एक राज्य को आदर्श राज्य में परिवर्तित कर सकते हो। एक राज्य को आदर्श राज्य में परिवर्तित कर सकते हो। और एक व्यक्ति जब अपने स्वभाव के अनुसार काम करके उस राज्य का हिस्सा बनेगा, तो वो अपने साथ न्याय करेगा, वो समाज के साथ न्याय करेगा। तो ये व्यक्ति के लेवल पे न्याय होगा। मतलब वो अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग एक्ट करे, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करे, है ना। मान लो अगर उसमें उसका जो विवेक वाला एलिमेंट है वो उसकी सोल में ज्यादा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे। ये व्यक्ति के लेवल पे न्याय होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग कि व्यक्ति के लेवल पे न्याय क्या होगा। अनम्यूट करके बोलिए। जी सर। जी सर। यस सर। सर इसमें हम तीनों ऐसे के बीच लिए बीच जो में है कंफर्मेशन एक चीज जरूरी और है। ऐड कर हाँ सकते बोलिए, हैं सर। क्या बोल रहे हो, क्या फिर से बोलो। सर इसमें जो तीनों के लिए मतलब इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं हम। जैसे सर इसमें राजा के लिए जो है, कुछ राजा जो है, हाँ 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 बिल्कुल। अगर मतलब कुछ एडिशनल है तो बोलिए, खुल के बोलिए, आराम से जी बोलिए। राजा जो है गोल्ड है। हम्म, जी हाँ हाँ बिल्कुल। राजा गोल्ड है और सैनिक हाँ जो है सिल्वर है। हम्म, हाँ हाँ और हाँ उत्पादक वर्ग जो है मतलब ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज। ठीक है ऐसे ठीक भी है। दर्शाया गया है ना सर। हाँ ये दर्शाया गया। तो एक्चुअल में ये जो है ना, वो एक झूठ है। झूठ क्यों है जी ये। हाँ 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 बोलिए। ठीक है झूठ सर। मतलब वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम झूठ बोल रहे, मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेथड है ना, वो एक्चुअल में वो क्यों है। वो एक्चुअल में लाई है, एक नोबल लाई है ना। एक नोबल लाई है। नोबल लाई क्यों है। प्लेटो बोलता है कि जो सामान्य लोग हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे कि एलिमेंट वाली बात, कि किसी किसी सामान्य व्यक्ति से अगर तुम जाके बताओगे कि भाई जो तेरी आत्मा है ना, उसमें रीजन की कमी है, उसमें तुझमें बुद्धि कम है, इसलिए तो प्रोड्यूसिंग का काम कर, कोई एक्सेप्ट करेगा क्या इस बात को, नहीं करेगा। तो प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो बोलता है कि तो तुम्हें जो सामान्य जनता है ना, उनसे एक झूठ बोलना होगा। उनसे ये झूठ बोलना होगा कि जो राजा है वो गोल्ड का बना है ना, वो सोने का बना है, और जो ये सैनिक क्लास है वो सिल्वर का बना है, और जो ब्रोंज है वो ये प्रोड्यूसिंग क्लास है। तो वो नोबल लाई के अंदर ये पूरा कंसेप्ट आता है। यही बोलना चाह रहे थे ना आप। जी कुछ एडिशनल है तो बोलिए। है। सर एमसीक्यू में पूछता है उदात्त झूठ हाँ किससे संबंधित है। क्या। जैसे नोबेल लाई किससे संबंधित है सर, ये भी हाँ पूछता है। वही वही वही। हाँ हाँ। तो ये इसी से आप लिखोगे, जी प्लेटो से आप लिखोगे। ठीक है ना। ठीक है। तो अभी ये हमारा थोड़ा सा आदर्श राज्य का हुआ, न्याय के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। न्याय और आदर्श राज्य बेसिकली हमने एक साथ डिस्कस किए। अभी अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हम उसका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो शिक्षा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जो शिक्षा के बारे में वो बात करता है ना, देखिए उसके समय में क्या था। प्लेटो के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो शिक्षा है वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। मतलब जो जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा नियंत्रित, मतलब राज्य द्वारा पूरा उसका संचालन हो, या फिर व्यक्तिगत लेवल पे, जैसे बोलते हैं कि पैसे वगैरह, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट आज का तुम एग्जांपल ले सकते हो, है ना। तो जो प्लेटो है वो पहला वाला रास्ते चुनते हैं। प्लेटो बोलते हैं कि जो शिक्षा का पूरा संचालन है वो राज्य के द्वारा होना चाहिए ना, कि स्टेट ओरिएंटेड एजुकेशन होना चाहिए, राज्य के द्वारा पूरा शिक्षा का संचालन होना चाहिए ना। और
ये माइक जिनका अनम्यूट है थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिएगा ना, जब डाउट या क्वेश्चन होगा तब मैं अनम्यूट करवा लूंगा आपसे। तो शिक्षा के बारे में वो बात करता है कि जो शिक्षा है ना वो राज्य द्वारा उसका संचालन होना चाहिए ना, क्योंकि जो शिक्षा है वो पूरे आदर्श राज्य का आधार है। जो शिक्षा है वो पूरे आदर्श राज्य का आधार है, इसीलिए शिक्षा जरूरी है ना, इसीलिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा पूरे आदर्श राज्य का आधार है और शिक्षा जरूरी है, इसलिए वो राज्य के द्वारा क्या होगा, पूरा उसका नियंत्रण होगा। शिक्षा के बारे में प्लेटो बोलते हैं कि शिक्षा सार्वजनिक होनी चाहिए और वो सामाजिक बीमारियों के लिए एक नैतिक निदान प्रदान करती है ना। जो समाज में, सोसाइटी में जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी इवल है ना, समझ लो बीमारी किस लेवल पे बात कर रहा है, बोलता मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए शिक्षा होनी चाहिए ना, कि तुम मानसिक लेवल पे, जैसे मान लो कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा सोल वाला, एक मैंने डिस्कस किया आत्मा वाला, कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार काम करोगे या नहीं करोगे, ये जानने में शिक्षा तुम्हारी मदद करेगी, है ना, एजुकेशन तुम्हारा हेल्प करेगा। इसलिए ये अगर इस तरह का मैं कोटेशन वगैरह कुछ इस तरह से बोला तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, बाकी वो सब नोट्स में है ना, कि देखिए क्या बोलता है वो, कि सामाजिक बीमारियों के लिए एक नैतिक निदान प्रदान करता है, शिक्षा के बारे में वो बोलता है ना। ठीक है, वो बोलता है कि शिक्षा को हम 3 लेवल पे करेंगे, है ना, एक 6 से 20 साल की आयु के लिए, एक 20 से 25 साल की आयु के लिए, और एक 35 से 50 साल की आयु के लिए, है ना। वो तुम समझ लो कि 3 लेवल पे वो शिक्षा की बात करता है ना। तो वैसे भी शिक्षा से संबंधित ऐसे अगर एज को डिफरेंशिएट करके कोई देख रहा है तो वो बस प्लेटो ही है ना। बोलता है कि 6 से 20 साल की जो तुम्हारी शिक्षा होगी वो एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, प्राथमिक शिक्षा होगी, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें वो वही सब तुम्हें थोड़ा सा योगा व्यायाम वगैरह तुम्हारी लाइफ में इंक्लूड होगा, संगीत तुम्हारी लाइफ में होगा, है ना, संगीत और मतलब म्यूजिक के थ्रू तुम्हें ऐसी मोरल वाली कहानी सुनाई जाएंगी, है ना। बेसिकली वही कहानी ओरिएंटेड जो प्राथमिक शिक्षा में होता है वो तुम्हें कराया जाएगा। जो 20 से 25 जो सेकंड स्टेज है उसमें जो जो तुम्हारी एजुकेशन होगी वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होगी, है ना। प्रैक्टिकल जैसे तुम्हें थोड़ा सा वो सैनिक वगैरह वाले काम सिखाए जाएंगे, लड़ना, ये सब थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली तुम्हें तैयार किया जाएगा। जो 35 से 50 वर्ष का शिक्षा होगी वो दार्शनिक के लिए होगी ना, वो राजा के लिए होगी, है ना। उसमें तुम्हारा जो प्रशासनिक कौशल है उसका विकास किया जाएगा, है ना। जो प्रशासनिक कौशल है तुम्हारा उसका विकास किया जाएगा। तो 3 तरह से 3 स्थिति की वो बात करता है, ठीक है। 3 स्टेजेस बेसिकली वो बता रहा है एजुकेशन की, 3 स्टेजेस पे क्या होगा, एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप इस चीज को, ये समझ रहे हो तो फिर आगे बढ़े, बताइए। ये 3 आप देखिएगा बहुत इजी है ये, इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, है ना। जस्ट वो शिक्षा की बात करता है, और ये जरूरी है कि जो एग्जाम पूछा सकता है कि शिक्षा में कितना, मतलब कौन सी बुक में बात करता है, शिक्षा के बारे में क्या बोलता है, शिक्षा क्यों जरूरी है ना। वो आदर्श राज्य का फाउंडेशन वगैरह वो सब थोड़ा सा पूछ लेगा। फिर एक एक जो मेथड हमें डिस्कस करना है वो है इसका साम्यवाद। साम्यवाद किस किस का करता है वो बताइएगा जरा, किसी ने अगर पढ़ा है तो। जी सर, महिलाओं के लिए सर। हाँ, महिला बेसिकली पत्नियों के लिए ना, जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए। हाँ, 2 वर्ग के लिए, जिन्हें जिन्हें हाँ ये समझिएगा, इन्होंने सही लाइन बोली। वो बोलता है कि जो सहायक वर्ग है, ये अभी समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सहायक वर्ग है और जो शासक वर्ग है, केवल उन 2 के लिए वो इसकी बात करेगा। और इन 2 को अगर मैं एक जगह मिला दूं तो इन 2 के लिए वो बोलता है अभिभावक वर्ग। जी, इन 2 को मिला के, है ना, अभिभावक वर्ग। हाँ, अब बताइएगा कि और किसका करता है फिर पत्नियों के अलावा? संपत्ति। संपत्ति का, लिखा कैसे जाएगा हिंदी में, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का, ठीक है। तो बेसिकली उसके टाइम पे ये, अब थोड़ा सा समझिएगा कि वो क्यों इसकी साम्यवाद की बात कर रहा है ना। तो बताइएगा कोई अगर बता सकता है तो क्यों वो पूरा ये सब कर रहा है। सर वो दार्शनिक, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वो दार्शनिक और शासक वर्ग को जो है संपत्ति से जो है अलग रखना चाहता है। और जो है, हाँ, ये थोड़ा सा बोलिएगा। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। प्लेटो के टाइम पे एक युद्ध हुआ था, एथेंस और स्पार्टा का युद्ध, आपने थोड़ा सा शायद उसके बारे में सुना होगा जी। तो जो एथेंस और स्पार्टा का युद्ध था उसमें जो इसका प्लेटो का अपना राज्य था वो हार जाता है, उस युद्ध में वो हार जाता है, बहुत बुरी उसकी हार होती है। तो वो ये समझने का ट्राई करता है कि जो हमारा स्टेट हार रहा है, जो हमारा जो राज्य है वो हार रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो उसका एक रीजन निकल के आता है, वो है करप्शन।
कि जो हमारा राज्य है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। और फिर उसने ये जानने का ट्राई किया कि कोई भी व्यक्ति करप्शन क्यों करेगा, तो वो करप्शन दो चीज के लिए करेगा, या पत्नियों से उसका मतलब है अपनी फैमिली से बेसिकली उसका मतलब है ना, कि परिवार से बेसिकली उसका मतलब है ना, कि या तो वो व्यक्ति करप्शन इसलिए करेगा अपन ताकि वो अपने परिवार का ठीक से और ज्यादा मतलब लग्जीरियस लाइफ थोड़ी सी जी सके, तो वो थोड़ा सा या तो अपनी फैमिली के लिए करप्शन करेगा या संपत्ति के लिए वो थोड़ा सा करप्शन करेगा, अपनी जो जो उसकी प्रॉपर्टी उसको एक्सपेंड करने के लिए, दो चीजों के लिए करेगा, है ना। और अभिभावक वर्ग चूंकि उस श्रेणी में है, देखिएगा जो थर्ड क्लास है वो तो पूरा संपत्ति से जुड़ा, उसका तुम उसका उसकी पॉलिसी ना, उसे पॉलिसीज बनानी ना, उसे जाके युद्ध लड़ना, बेसिकली वो थर्ड सबसे नीचे है क्लास में ना, तो उसे उसके लेवल पे जो काम होंगे उसमें हमें साम्यवाद की आवश्यकता नहीं है। साम्यवाद की आवश्यकता है हमें केवल सहायक वर्ग और शासक वर्ग के लिए, है ना। मान लीजिए कि शासक वर्ग कई बार ऐसे निर्णय ले ले जो जो राज्य के हित में ना हो लेकिन उसके परिवार के हित में हो, तो वो राज्य के लिए हार्मफुल होगा, नुकसानदायक होगा, है ना। इसलिए वो बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो शासक होगा, है ना, और जो सहायक होगा, उन दोनों के पास ना तो पत्नियां होंगी, पत्नियां इन द सेंस ना तो उनकी फैमिली होगी और ना उनकी अपनी निजी संपत्ति होगी, है ना। तो फिर ऐसे अब तुम मन में क्वेश्चन तो आया होगा कि अगर ये पत्नियां नहीं होंगी तो फिर मतलब जो मतलब ऐसा वाइफ वाला कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आगे ऐसे कि पूरा सोसाइटी में कैसे चलेगा, मतलब जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, है ना। तो वो बहुत ही ऐसा बहुत एक समझिएगा किस तरह की बात करता है, वो बोलता है कि स्टेट इस चीज को डिटरमाइन करेगा, है ना, कि स्टेट इस चीज को डिटरमाइन करेगा कि जो पत्नियां होंगी वो सबकी पत्नियां होंगी, सबकी इन द सेंस की परमानेंट, किसी का कुछ नहीं। जो स्टेट डिटरमाइन करेगा किस इंडिविजुअल के साथ संपर्क स्थापित करने हैं, और उनसे जो चाइल्ड होगा, है ना, उसे वापस स्टेट रख लेगा, स्टेट अपनी केयर में अपना पूरा ध्यान रखे उस सबको पालन पोषण करेगा। इवन जो ये व्यक्ति था इसे भी नहीं पता होगा कि इसका बच्चा कौन सा है ना, तो बच्चे होंगे सबके बच्चे होंगे, पत्नियां होंगी सबकी पत्नियां होंगी, कोई एक किसी का नहीं होगा, है ना। तो पूरा एक स्टेट इस सब चीज को ऐसे ऑर्गेनाइज करेगा कि जो मतलब कि जो एक फैमिली वाला जो कंपोनेंट है जिसके चलते करप्शन हो रहा है इनके इनके स्टेट में, उसे दूर किया जा सके, है ना। तो ये संपत्ति और पत्नियों का इस तरह से वो क्या करता है, साम्यवाद करता है ना। पर्पस उसका वही है ना कि जो राजनीतिक कार्य प्रणाली है उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, जिनका ये अनम्यूट है थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये साम्यवाद समझ में आया प्लेटो का? अनम्यूट करके बोलिए। यस सर। हाँ आ नहीं गया आ रहा सर। तो हाँ ठीक है, तो ये वो इसी बोलना चाह रहा है बेसिकली, है ना। अभी थोड़ा सा तुम अभी समझिएगा, अभी मैं एक थोड़ा सा एक कंपैरिजन ड्रॉ करा, उसके बाद जस्ट क्लास ओवर होगा, और तुम लोग अगर कुछ डाउट है तो वो पूछ लीजिएगा बाद में, है ना। अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि जो जिस साम्यवाद की ये बात कर रहा है प्लेटो, उसी साम्यवाद की बात, उसी कम्युनिज्म की बात कार्ल मार्क्स भी करेगा, है ना। देखिए कार्ल मार्क्स अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी जस्ट प्लेटो तक सीमित रहिए, है ना। मार्क्स अभी जस्ट मैं कंपैरिजन ड्रॉ करके तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ कि तुम इस एंगल से चीज को थोड़ा सा देख सको, है ना। जो प्लेटो है वो भी साम्यवाद की बात करेगा, जो कार्ल मार्क्स है वो भी साम्यवाद की बात करेगा, लेकिन अंतर कहाँ रहा है? अंतर इस बात के इस यहाँ आ रहा है कि जो प्लेटो है ना, उसका साम्यवाद का पर्पस ये है कि एक राजनीतिक इफिशियंसी आ सके, है ना, कि जो राजनीतिक प्रणाली है उसे सुधारा जा सके। लेकिन जो प्लेटो का आधार है, वो सॉरी मार्क्स का आधार है, वो ये आधार है कि जो आर्थिक स्थिति है समाज की वो ठीक की जा सके, है ना। कोई जो जो श्रमिक है वो जितना काम कर रहा है उसे अपने काम के अकॉर्डिंग मिल सके, है ना। तो उसका जो आधार है या जो उद्देश्य है वो आर्थिक है, और इसका जो उद्देश्य है वो राजनीतिक है। एक कंपैरिजन ये हुआ। दूसरा कंपैरिजन ये हुआ कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो केवल दो क्लास तक लिमिटेड है ना, जैसे मैंने बताया वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए बात करेगा कि इस वर्ग के लिए साम्यवाद होना चाहिए। लेकिन वही जो कार्ल मार्क्स का साम्यवाद है वो पूरे समाज के लिए, वो इस तरह से क्लास में बात नहीं करेगा, है ना। तो ये बेसिकली पूरा था। ये प्लेटो थोड़ा सा जितना डिस्कस करना था कर लिया, अब आप इससे एमसीक्यू वगैरह लगा के जो भी देखेंगे माइट भी हो जाने चाहिए सॉल्व, है ना। और नहीं हो रहे तो आप डाउट लेके आ जाइए, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी कुछ जो समझ नहीं आ रहा पूछ सकते हो क्लास के रिगार्डिंग, और इन जनरल भी, अगर इन जनरल कुछ वैसा प्रिपरेशन में फिर कैसा भी कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा।